नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे सामान्य अध्ययन की क्लास में। पिछली क्लास में हमने इतिहास में प्राग ऐतिहासिक काल का अध्ययन किया था। पिछली दो क्लासों में प्राग ऐतिहासिक काल के तीनों कालखंड जो हैं, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, उनका हमने अध्ययन किया। आज एक बार फिर हम ज्योग्राफी को लेकर आए हैं। ज्योग्राफी में आज हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वह है ब्रह्मांड। आज हम ब्रह्मांड के विषय में अध्ययन करेंगे। ब्रह्मांड क्या है? तो मानव मस्तिष्क में क्रमबद्ध रूप से संपूर्ण विश्व का जब चित्र उभरा, मानव के मस्तिष्क में क्रमबद्ध रूप से जब संपूर्ण विश्व का चित्र उभरा, तो उसने उसको ब्रह्मांड की संज्ञा दे दी या ब्रह्मांड का नाम दे दिया। अब ब्रह्मांड से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य हैं, प्रमुख जानकारियां हैं, उनको हम देखते हैं। मिस्र यूनानी खगोल शास्त्री क्लॉडियस टॉलमी, मिस्र यूनानी खगोल शास्त्री हैं क्लॉडियस टॉलमी, इन्होंने सर्वप्रथम ब्रह्मांड का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद एक अवधारणा दी जिसका नाम है जियोसेंट्रिक अवधारणा। इसका इन्होंने प्रतिपादन किया। मिस्र यूनानी खगोल शास्त्री क्लॉडियस टॉलमी ने लगभग 140 ईस्वी के आसपास सर्वप्रथम ब्रह्मांड का अध्ययन किया और एक अवधारणा प्रतिपादित की जिसका नाम है जियोसेंट्रिक अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार इन्होंने कहा कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। जो हमारी पृथ्वी है वह ब्रह्मांड के केंद्र में है, ऐसा इन्होंने अपने अध्ययन के बाद कहा। और यही अवधारणा कई वर्षों तक चलते रही कि पृथ्वी ही ब्रह्मांड के केंद्र में है। बहुत वर्षों के बाद लगभग 1543 ईस्वी में कोपरनिकस ने जब हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया, इसके अनुसार ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं अपितु सूर्य है, यह उन्होंने बताया। बहुत वर्षों के बाद 1543 में कोपरनिकस, खगोल शास्त्र के जनक भी कहे जाते हैं कोपरनिकस, इन्होंने अध्ययन किया और इन्होंने भी एक अवधारणा को प्रतिपादित किया, हेलियोसेंट्रिक नामक अवधारणा, और उसमें इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं है अपितु ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। और यह बात आते ही ब्रह्मांड के जो अध्ययन है उसमें एक क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया और इसके अध्ययन की दिशा बदल गई। अभी तक के जो वैज्ञानिक थे, अभी तक के जो खगोल शास्त्री थे, वह यही समझकर ब्रह्मांड का अध्ययन करते थे कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है। लेकिन कोपरनिकस के हेलियोसेंट्रिक अवधारणा के बाद उनकी दिशा बदल गई। अब वह सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र में रखकर अपना आगे का अध्ययन करने लगे। तो इस दिशा में 1805 में ब्रिटेन के खगोल शास्त्री हर्शेल ने दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन किया। ब्रिटेन के खगोल शास्त्री हर्शेल ने दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन किया और बताया कि सौरमंडल आकाशगंगा का एक अंश मात्र है। जो हमारे सौरमंडल है, सौरमंडल में सूर्य, पृथ्वी और अन्य ग्रह आते हैं। यह जो सौरमंडल है यह पूरा आकाशगंगा का एक अंश मात्र ही है, यह बताया ब्रिटेन के खगोल शास्त्री हर्शेल। उसके बाद अमेरिका के खगोल शास्त्री एडविन पी हबल, अमेरिका के खगोल शास्त्री एडविन पी हबल ने 1925 ईस्वी में यह स्पष्ट किया कि दृश्य पथ में आने वाले ब्रह्मांड का व्यास, दृश्य पथ में आने वाले ब्रह्मांड का व्यास 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। इसके अंदर लाखों आकाश गंगाएं आती हैं। जो दृश्य पथ है, जो हमें दिखने वाला ब्रह्मांड का व्यास है, वह 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है, उन्होंने बताया। और कहा कि इसके अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर लाखों आकाश गंगाएं आती हैं। इससे पहले हमने देखा था कि हर्शेल ने बताया था कि जो हमारा
सौरमंडल है वह आकाश गंगा का क्या है, एक अंश मात्र है। अब एडविन पी हब्बल बता रहे हैं कि ब्रह्मांड में लाखों आकाश गंगाएं हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ब्रह्मांड यह है। अब इसी प्रकार से ब्रह्मांड का अध्ययन होते रहा और कुछ खगोल शास्त्रियों द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा ब्रह्मांड उत्पत्ति के सिद्धांत दिए गए। ब्रह्मांड उत्पत्ति के सिद्धांत दिए गए, जिनमें से हम प्रमुख सिद्धांत देखते हैं। बिग बैंग सिद्धांत, यह पहला सिद्धांत है, बिग बैंग सिद्धांत, जिसको दिया है जॉर्ज लेमेंटर ने। इनका नाम कई जगह लेमेटियर भी देखने को मिलता है। इन्होंने बिग बैंग सिद्धांत दिया है। दूसरा सिद्धांत है साम्यावस्था सिद्धांत। यह थॉमस गोल्ड एवं हरमन बाल्डी ने दिया है। साम्यावस्था सिद्धांत थॉमस गोल्ड एवं हरमन बाल्डी ने दिया है। और तीसरा है दोलन सिद्धांत। यह डॉक्टर एलन संडेज ने दिया है। दोलन सिद्धांत डॉक्टर एलन संडेज ने दिया है। इन सिद्धांतों के विषय में कभी कभी एग्जाम में पूछता भी है कि यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। और इन सिद्धांतों में सबसे प्रमुख, सबसे मान्य और प्रचलित सिद्धांत जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में, वह है बिग बैंग सिद्धांत, जिसे किसने दिया, जॉर्ज लेमेंटर ने। जॉर्ज लेमेंटर ने लगभग 1960-70 के दशक में यह सिद्धांत दिया। और इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि जो अग्निपिंड, जो ब्रह्मांड है, वह प्रारंभ में कम से कम 15,000 वर्ष पूर्व, आज से 15 अरब वर्ष पूर्व, 15,000 नहीं 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड जो था वह एक अग्नि पिंड था, एक अग्नि के पिंड के समान ब्रह्मांड था। उसमें भार के कारण विस्फोट हुआ, अत्यधिक भार उसमें था, जिसके कारण उसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ। और विस्फोट से यह अग्निपिंड अनेक छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो गया, अलग अलग छोटे छोटे खंडों में यह विभाजित हो गया। और उन खंडों के द्वारा उसके बाद फिर विस्फोट हुआ और उससे अनेक आकाश गंगाएं, बहुत सारी आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। उसके बाद उन आकाश गंगाओं में भी फिर विस्फोट हुआ, जिससे बहुत सारे तारों का निर्माण हुआ, बहुत सारे तारे हमारे ब्रह्मांड में निर्मित हुए। और फिर लगातार इसी प्रकार विस्फोट होता गया। फिर ग्रह और उपग्रह का भी निर्माण हुआ। और यह बताया गया है कि अभी तक भी इसमें विस्फोट या फिर ब्रह्मांड का विस्तार होता ही जा रहा है और नई नई चीजें, नई नई ग्रह उपग्रह इसमें या फिर आकाश गंगाएं हमें देखने को मिल रही हैं। तो यह ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी होता ही जा रहा है। इसका एक प्रमाण है कि आकाश गंगा जो है वह एक दूसरे से दूर होती दिख रही हैं। इससे पता चलता है कि अभी भी ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, क्योंकि जो आकाश गंगाएं हैं उनकी दूरी एक दूसरे से बढ़ती ही जा रही है। तो इस प्रकार ब्रह्मांड से संबंधित कुछ विशेष जानकारियां हमने देखी। अब हम आगे देखते हैं आकाश गंगाएं। अभी तक हमने ब्रह्मांड में देखा कि कई स्थान पर आकाश गंगा शब्द आया है। तो यह आकाश गंगा है क्या, इसका अब हम अध्ययन करते हैं। इसे गैलेक्सी भी कहते हैं आकाश गंगा को। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें अनुमान यह लगाया जाता है कि 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। आकाश गंगा असंख्य तारों का विशाल पुंज, आकाश गंगा असंख्य तारों का विशाल पुंज है, जिसमें एक केंद्रीय बल्ज एवं 3 घूर्णन भुजाएं होती हैं। इसमें एक केंद्रीय बल्ज और 3 घूर्णन भुजाएं होती हैं। इसको इस चित्र की सहायता से आप समझ सकते हैं कि लगभग आकाश गंगा इस प्रकार की होती है। इसमें एक केंद्रीय बल्ज होता है और 3 घूर्णन भुजाएं होती हैं। बल्ज आकाश गंगा के केंद्र को कहते हैं, इसे बल्ज कहते हैं। यह जो आकाश गंगा का केंद्र है उसे बल्ज कहते हैं। यहां तारों का संकेंद्रण सर्वाधिक है। इसमें सबसे अधिक तारों का
संकेंद्रण है, जो बल्ज है उसमें सबसे अधिक तारों का संकेंद्रण है। तीनों घूर्णनशील भुजाएं अनेक तारों से निर्मित है। इसके अतिरिक्त जो तीनों घूर्णन भुजाएं हैं वह भी अनेक तारों से निर्मित हैं। जो आकाशगंगा है उसके मध्य भाग को, केंद्र को बल्ज कहते हैं और उसमें 3 घूर्णन भुजाएं होती हैं। तीनों घूर्णन भुजाओं में असंख्य तारे हैं और बीच का जो बल्ज भाग है उसमें सर्वाधिक तारे हमको देखने को मिलते हैं। प्रत्येक आकाशगंगा में अनुमानतः 100 अरब तारे हैं। इस प्रकार से अनेक आकाशगंगाएं, हमने कहा कि अनुमानतः 100 अरब आकाशगंगाएं ब्रह्मांड में हैं और उन 100 अरब आकाशगंगाओं में प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे भी हैं, यह अनुमान लगाया जाता है। हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी कहा जाता है। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार, कि हमारी आकाशगंगा को क्या कहा जाता है या हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है। तो हमारी आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी, जो सर्पिलाकार है, सर्पिलाकार। मिल्की वे रात में दिखाई पड़ने वाले तारों का समूह है। मिल्की वे रात में दिखाई पड़ने वाले तारों का समूह है जो हमारी आकाशगंगा का ही भाग है। जो मिल्की वे है वह रात में दिखाई देने वाले तारों का समूह है। यदि आसमान साफ हो तो आप देखते हैं कि कहीं तारों का समूह दिखाई देता है, उसे मिल्की वे कहते हैं। वह हमारी आकाशगंगा का एक भाग है। कई बार हमारी आकाशगंगा को मिल्की वे भी कह दिया जाता है। तो यदि ऑप्शन में मंदाकिनी न होकर के मिल्की वे है तो वह भी सत्य है, और यदि मंदाकिनी है तो वह ज्यादा सत्य रहेगा, क्योंकि मिल्की वे मंदाकिनी का ही एक भाग है। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा के सबसे निकट की आकाशगंगा है। एक आकाशगंगा जिसका नाम है एंड्रोमेडा, यह हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी के सबसे निकट की आकाशगंगा है। ओरियन नेबुला, ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। हमारी आकाशगंगा में अनेक तारे हैं जिसमें सबसे शीतल और चमकीले तारों का जो समूह है उसका नाम है ओरियन नेबुला। हमारी आकाशगंगा का व्यास 1,00,000 प्रकाश वर्ष है। हमारी जो आकाशगंगा है मंदाकिनी, उसका व्यास 1,00,000 प्रकाश वर्ष है। हाल ही में नासा ने हब्बल टेलीस्कोप की सहायता से रैलिक गैलेक्सी की खोज की। एक नई गैलेक्सी की खोज की है नासा ने, जिसका नाम है रैलिक। नासा ने हाल ही में हब्बल टेलीस्कोप की सहायता से एक गैलेक्सी की खोज की जिसका नाम है रैलिक। रैलिक गैलेक्सी मंदाकिनी की अपेक्षा रैलिक में तारों की संख्या दुगनी है। जो हमारी आकाशगंगा है मंदाकिनी, उसकी अपेक्षा जो नई रैलिक गैलेक्सी खोज हुई है उसमें तारों की संख्या दुगनी है। हमारी मंदाकिनी से भी दुगने तारे उसमें हैं, किंतु इसका आकार 1/4 है। परंतु इसका जो आकार है वह हमारी मंदाकिनी गैलेक्सी से 1/4 ही आकार है। आकार 1/4 ही है, लेकिन उसमें तारों की संख्या दुगनी है। साइरस या डॉग स्टार, साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित तथा सूर्य से दोगुना द्रव्यमान वाला तारा है। एक तारा है जिसका नाम है साइरस या डॉग स्टार। यह पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है और सूर्य से इसका द्रव्यमान दोगुना द्रव्यमान है। सूर्य से दोगुना द्रव्यमान वाला है। यह सूर्य से 20% अधिक चमकीला है। जितना चमकीला सूर्य है, हम सूर्य को भी अच्छी तरह देख नहीं पाते, और यह जो तारा है वह सूर्य से भी 20% अधिक चमकीला है। और रात में दिखाई देने वाले तारों में यह सर्वाधिक चमकीला तारा है। रात में जो तारे दिखाई देते हैं उसमें सर्वाधिक चमकीला तारा जो है वह है साइरस या डॉग स्टार। यह भी प्रश्न आ सकता है कि सबसे चमकीले तारे का क्या नाम है, तो साइरस या
डॉग स्टार, जो सूर्य से भी 20 गुना ज्यादा चमकीला है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य का निकटतम तारा है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है वह सूर्य का निकटतम तारा है। यह भी प्रश्न बन सकता है कि सूर्य के निकटतम तारे का नाम क्या है, तो उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो इस प्रकार से हमने आकाशगंगा की भी कुछ विशेषताएं देखी कि आकाशगंगाएं ब्रह्मांड में कितनी हैं, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, और इससे संबंधित अनेक महत्वपूर्ण बातों को हमने जाना। इससे पहले ब्रह्मांड से संबंधित बातों को जाना। ब्रह्मांड का ही एक भाग आकाशगंगा है या गैलेक्सी है। तो इस प्रकार आज हमने काफी कुछ जानकारी ब्रह्मांड के विषय में ली है। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर कुछ नई जानकारी के साथ आएंगे। धन्यवाद।